इजराइल ने एक बहुत बड़ा दावा करके सबको हैरान कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए और उस पर हमला कर दे, तब भी वो किसी की नहीं सुनेगा और गजा के रफा इलाके में हमला जरूर करेगा और वहां से हमास को खत्म कर कर दम लेगा। ये दावा उस वक्त किया गया है जब एक तरफ अमेरिका समेत पूरी दुनिया इजराइल पर रफा में हमला न करने का दबाव बना रही है। इजरायली अफसरान की तरफ से ये दावा तब किया गया है जब पूरा अरब अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन से एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं ताकि इजराइल के खिलाफ कोई सख्त इकदाम की तजवीज जंग को रोकने के लिए ला सके। इजराइल इस बात से बौखलाया हुआ है कि पूरा अरब देश अमेरिका के साथ मिलकर उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है, इसलिए खुद को दुनिया के सामने ऐसे वक्त में कमजोर ना दिखा सके रफा पर हमले के दावे कर रहा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक खबर के मुताबिक एक सीनियर इजरायली अफसरान ने जुमेरात को कहा है कि इजराइल रफा पर कब्जा करके ही दम लेगा, भले ही इससे यूएसए के साथ उसके रिश्तों में दरार क्यों ना पैदा हो जाए। इस खबर के मुताबिक कॉल मी बैक विद डैन सेनोर पॉडकास्ट में बात करते हुए हिकमत अमली मामलों के वजीर रॉन डर्मर ने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि हम इसे ऐसे तरीके से कर सकते हैं जो असरदार होगा, न सिर्फ फौजी तौर पर बल्कि इंसानी हमदर्दी के लिहाज से भी। डर्मर के मुताबिक इजराइल रफा के लिए अमेरिका को सुनेगा जरूर, लेकिन मिस्र के साथ गजा की सरहद पर मौजूद शहर रफा पर कब्जा जरूर करेगा, चाहे वो अमेरिका के साथ किसी समझौते पर पहुंचे या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि ये तब भी होगा जब इजराइल को अकेला लड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा, भले ही अमेरिका समेत पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ हो जाए और उस पर हमला कर दे, लेकिन हम गजा में हमास के खिलाफ लड़ाई जीतने तक लड़ते रहेंगे। डर्मर ने आगे कहा कि ईरान के हिमायती याफ्ता इस्लामी ग्रुप को छोड़ना पूरे इलाके से इजराइल के खिलाफ खुलेआम हमलों को दावत देगा और यही वजह है कि हमास को बाहर निकालने का अज़्म इतना मजबूत है, भले ही इससे यूएस के साथ उसके रिश्ते खराब क्यों ना हो जाएं। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा दावा इजराइल किस बिना पर कर रहा है। हकीकत देखी जाए तो इस दावे में खोखलेपन के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ इजराइल ये दावा कर रहा है और दूसरी तरफ सीजफायर के लिए अपने मोसाद चीफ को दोहा रवाना कर चुका है हमास की तरफ से पेश की गई नई डील पर बातचीत के लिए। अगर नेतन्याहू में रफा पर हमला करने की इतनी कुव्वत होती तो अब तक इंतजार नहीं कर। वॉर कैबिनेट को हरी झंडी दिखाने के बाद भी उन्होंने अब तक कार्रवाई शुरू नहीं की। वैसे ही इजराइल पर आलमी अदालत में जेनोसाइड का मामला चल रहा है और वो जानता है कि अगर उसके खिलाफ आलमी अदालत में कोई फैसला ले लिया जाएगा तो उसके लिए परेशानी कड़ी हो सकती है। साथ ही अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज इजराइल के खिलाफ ड्राफ्ट पेश किया है, जिसमें इमीडिएट सीजफायर यानी फौरी जंगबंदी के साथ हॉस्टेज रिलीज की तजवीज पेश की गई है। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस पर इजराइल के खिलाफ फैसला आ जाता है तो देखना यह होगा कि क्या इजराइल इस फैसले पर अमल करेगा या नहीं। आपको ये भी बता दें कि रफा पर टैंकों और फौजियों के हमले के इम्कानात ने वहां पनाह लिए 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों के लिए कोई ठोस प्लान मौजूद न होने की वजह से वॉशिंगटन को फिक्र में डाल दिया है, जिसको लेकर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट के दौरे पर भी हैं। गुज़िश्ता दिनों इजराइल हमास जंग को लेकर अरब लीडरान से मुलाकात करने के बाद ब्लिंकन आज इजराइल पहुंचे, जहां वो इजरायली पीएम और उनके वॉर कैबिनेट से गजा पर बातचीत करेंगे। अब देखना यह होगा क्या इजराइल अमेरिका के दबाव में रफा पर अपनी कार्रवाई के मंसूबों पर लगाम लगाएगा या इस पर कार्रवाई करके ही मानेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वीफे को होली खेलने को लेकर हिंदू और मुस्लिम तलबा आपस में उलझ पड़े। होली खेलने को लेकर तलबा के बीच मारपीट भी हुई, जिसके बाद सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। ताहम एएमयू के कुछ तलबा ने बुध को यूनिवर्सिटी के एथलेटिक्स मैदान में प्रॉक्टर से होली खेलने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी से उन्हें नए जगह में होली खेलने की इजाज़त नहीं मिली और जैसे हर साल मनाया जाता है वैसे ही मनाने के लिए कहा गया। ताहम एएमयू के कुछ तलबा के होली खेलने के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गए, जिसके बाद कुछ मुस्लिम तलबा ने प्रॉक्टर दफ्तर पहुंचकर एहतजाज किया। मुस्लिम तलबा ने इल्जाम लगाया कि होली खेल रहे हिंदू तलबा ने जानबूझकर यूनिवर्सिटी रूल्स को तोड़ा, जिससे दूसरे तलबा को परेशानी हुई। वीडियो वायरल होने के बाद कैंपस का माहौल गर्मा गया है। वहीं मामले को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर वसीम अली ने कहा है कि कैंपस में होली खेलने को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी तलबा ने बिना किसी खलल के होली खेली। ताहम कुछ तलबा के साथ मारपीट होने की मालूमात मिली है, जिसकी तफ्तीश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज की जांच कर मुजरिमों की गिरफ्तारी की जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हुक्म के बाद एएसआई की टीम ने धार भोजशाला का सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे शुरू होते ही उलझन और बढ़ गई है। ताहम सर्वे को रोकने के लिए मुस्लिम बिरादरी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सर्वे का हुक्म हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम के अंजुमन के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अर्जी के बाद दी गई। अंजुमन ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि भोजशाला एक हिंदू इदारा था, जिसमें कब्जा कर कमाल मौला मस्जिद बनाई गई थी। भोजशाला लंबे वक्त से हिंदू मुस्लिम बिरादरी के बीच फसाद की वजह रहा है। फिलहाल भोजशाला का रख रखाव एएसआई करता है
और हिंदू मुस्लिम बिरादरी के बीच उलझन कम करने के लिए पूजा और नमाज दोनों की इजाज़त देती है। लेकिन हिंदू बिरादरी की मांग है कि भोजशाला पर उनका हक है और यहाँ नमाज बंद कर भोजशाला को उनको सौंप देना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को सेक्युलरिज्म के उसूलों के खिलाफ बताते हुए गैर आईनी मुकर्रर कर दिया। कानून को अल्ट्रा वायर्स मुकर्रर करते हुए जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से मदरसों की फंडिंग के लिए कोई नया प्रोग्राम बनाने को कहा। साथ ही बेंच ने जोर दिया कि मदरसा के तलबा को मुल्क के तालीमी निज़ाम से जोड़ा जाना चाहिए। यह फैसला सूबे की हुकूमत के इस्लामी तालीमी इदारों के पड़ताल के महीनों बाद आया। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मदरसों की माली मदद के तरीकों को जानने के लिए एक SIT बनाई थी। हाईकोर्ट का फैसला अंशुमन सिंह राठौड़ की रिट अर्जी के बाद आया, जिसमें यूपी मदरसा बोर्ड के हुकूकों को चुनौती दी गई थी। साथ ही अर्जी में अक़लियत वजारत के मदरसों के देखभाल पर भी सवाल खड़े किए गए थे। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को थोड़ी राहत मिली है। मशहूर डूंगरपुर मामले में कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने आजम खान के साथ तमाम 8 मुलजिमीन को राहत देते हुए डूंगरपुर मामले में बरी कर दिया है। डूंगरपुर के अब तक 3 मामलों में कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है, जिनमें से 2 मामले में सपा लीडर बरी हुए, जबकि एक केस में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत में डूंगरपुर में आसरा रिहायशी बनाई गई थी। इस जगह पर पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे। इल्जाम था कि मकानों को सरकारी जमीन बताकर तोड़ दिया गया था। इस मामले में मुतस्सरीन ने लूटपाट का इल्जाम भी लगाया था। साल 2019 में बीजेपी हुकूमत आने पर रामपुर के गंज थाने में इस मामले में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए थे। इल्जाम लगाया गया कि समाजवादी हुकूमत में आजम खां के इशारे पर पुलिस ने आसरा रिहायशी बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली कराया था। वहां पहले से बने मकानों पर बुलडोजर भी चलवाकर मिसमार कर दिया गया था। बता दें कि 18 मार्च को रामपुर जिले की एक स्पेशल अदालत ने डूंगरपुर में जबरदस्ती घर तोड़े जाने के मामले में आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई है। एनसीपी के लीडर और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार इन दिनों मुस्लिम वोटों की खुशामद में लगे हैं। बीते दिनों एनडीए में शामिल हुए पवार को आने वाले लोकसभा इंतखाबात में मुस्लिम वोटों के खिसकने का इम्कान है, जिसकी वजह से वो मुस्लिम बिरादरी से नजदीकियां बढ़ा रही हैं। मुस्लिम वोट हमेशा से महाराष्ट्र में एनसीपी का कोर वोट रहा है। ताहम एनसीपी तोड़ बीजेपी के साथ हुकूमत कायम करने के बाद अजीत पवार को डर है कि मुस्लिम वोट उनके चाचा शरद पवार के साथ जा सकता है। बीजेपी के साथ हुकूमत कायम करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए अजीत पवार ने कहा कि हम सभी लोगों की बेहतरी चाहते हैं, इसलिए हमने बीजेपी का साथ दिया। हमारे लिए सभी मजहब एक है और हम सबकी इज्जत करते हैं। ऐसे इम्कान है कि अजीत पवार की अहलिया सुनेत्रा बारामती सीट से लोकसभा इंतखाबात लड़ सकती हैं, जहां मुस्लिम बिरादरी की अच्छी तादाद है। अजीत पवार और उनकी अहलिया मुस्लिम बिरादरी को खुश करने के लिए मुस्लिम इदारों और दरगाह के चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा अजीत मुस्लिम लीडरान को अपने साथ जोड़ने में लगे हैं। बता दें, कांग्रेस के साबिक एमएलए बाबा सिद्दीकी ने गुजरे दिनों एनसीपी का दामन थामा था। रमजान के मुबारक महीने में भी तहजीब टीवी बना नंबर 1। लगातार 18 हफ्तों से तहजीब टीवी उर्दू दुनिया का नंबर 1 चैनल बन रहा है। तहजीब टीवी की इस कामयाबी का सेहरा हमारे नाज़रीन के सर जाता है, जिन्होंने लगातार तहजीब टीवी को अपनी पसंद बनाया और माह रमजान में भी हमें पहले नंबर पर रखा है। लगातार 18 हफ्तों से तहजीब टीवी बड़े बड़े उर्दू चैनल्स को पछाड़कर पहले नंबर पर बरकरार है। रमजान के मुबारक महीने में भी हमारे तमाम प्रोग्राम्स आपकी पसंद बने हैं और यही वजह है कि लगातार 18 हफ्तों से नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार तहजीब टीवी माह रमजान में भी उर्दू दुनिया का नंबर 1 चैनल बना है। अब 18 हफ्तों से तहजीब टीवी लगातार इस नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार है, जिसके लिए हम अपने नाजरीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। दिल्ली के मुबैना शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी राजनीतिक साजिश बताकर एहतजाज कर रही है, तो वहीं अपोजिशन ने इसे गलत ठहराया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से एक सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या वो गिरफ्तारी के बाद सीएम पद से इस्तीफा देंगे या फिर जेल के अंदर से ही हुकूमत चलाएंगे। आखिर इस मामले में क्या कहता है कानून, तो आज हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए इस मामले के बारे में तफसील से बताएंगे। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे सीएम हैं जिन्हें ओहदे पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। उनसे पहले इसी साल झारखंड के साबिक सीएम हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली हुकूमत में वजीर आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा, हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो केजरीवाल दिल्ली से हुकूमत चलाएंगे। वो जेल से हुकूमत चला सकते हैं और कोई नया कानून उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकता। वो मुजरिम नहीं ठहराए गए हैं, इसलिए वो दिल्ली के सीएम रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जेल से हुकूमत चलाना थोड़ा इलॉजिकल लगता है, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं जो सीएम को ऐसा करने से रोक सके।
गिरफ्तारी होने को कन्विक्शन नहीं माना जा सकता। ऐसी सिचुएशन में किसी भी सीएम के गिरफ्तार होने से तुरंत ओहदा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि ये देखना होगा कि जेल से हुकूमत चलाना कितना प्रैक्टिकल होगा। दरअसल जब भी कोई कैदी आता है तो उसे वहां का जेल मैनुअल फॉलो करना पड़ता है। जेल के अंदर सभी कैदी के सारे खुसूसी हक खत्म हो जाते हैं, भले ही वो अंडर ट्रायल कैदी क्यों ना हो, ताहम बुनियादी हुकूक बने रहते हैं। इतना ही नहीं, जेल में बंद नेता इंतखाब तो लड़ सकता है, सदन की कार्रवाई में भी शामिल हो सकता है, लेकिन वहां किसी तरह की बैठक नहीं कर सकता। इसके अलावा कैदी जब तक जेल में है उसकी कई सारी सरगर्मियां कोर्ट के हुक्म पर डिपेंड करती हैं। कैदी अपने वकील के जरिए किसी कानूनी दस्तावेज पे तो दस्तखत कर सकता है, लेकिन किसी सरकारी दस्तावेज पे दस्तखत करने के लिए कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आप लीडर की गिरफ्तारी के बाद सीएम के हिमायतियों और कारकुनान ने सीएम आवास के बाहर ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि इस बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तीखा रद्द-ए-अमल पेश किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और उन पर हुकूमत के खिलाफ असहमति को दबाने और जमहूरियत को खत्म करने की तानाशाही हिकमत अमली अपनाने का इल्जाम भी लगाया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट में बिना किसी का नाम लिए कहा, एक डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया के साथ तमाम इदारों पर कब्जा करना, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से पैसा वसूलना, अपोजिशन दल का अकाउंट फ्रीज करना असूरी शक्ति के लिए काफी नहीं था। अब चुने हुए वज़राए आला की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। राहुल के अलावा कई अपोजिशन लीडरान ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की मसम्मत की। अपोजिशन के दिग्गज लीडर शरद पवार ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से पता चलता है कि बीजेपी इक्तदार के लिए किस हद तक गिर सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के साबिक सीएम अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी किसी भी तरह से अपोजिशन लीडर को आवाम से दूर रखना चाहती है, क्योंकि पार्टी जानती है कि वो दोबारा इक्तदार में नहीं आएगी। उन्होंने लिखा, ये गिरफ्तारी एक नई अवामी इनकलाब को जन्म देगी। आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। उन्हें दिल्ली आईटीओ के पास प्रोटेस्ट के दौरान हिरासत में लिया है। बता दें, बीते शाम ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के लीडरान और कारकुनान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डिटेन होने के दौरान सौरभ भारद्वाज ने इल्जाम लगाया कि अरविंद केजरीवाल के खानदान को हाउस अरेस्ट किया हुआ है और उन्हें किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की वालिदा कल ही अस्पताल से लौटी। सौरभ कहती है, प्रोटेस्ट नहीं रुकने वाला, क्योंकि कभी भी जब्र से इनकलाबियां नहीं रुकी हैं। जितना वजीर आजम जब्र करेंगे इनकलाबियां उतनी ही बढ़ेगी। उन्होंने कहा, हुकूमत गुंडागर्दी करके हमें कुचलने की कोशिश कर रही है। जिस पार्टी को सबसे छोटी पार्टी कहा जाता है, उसे कुचलने के लिए हुकूमत ने पूरी ताकत लगा दी है। हमारी मांग है अरविंद केजरीवाल को उनके खानदान और वकील से मिलने की इजाजत दी जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर भूटान में हैं। वजीर आजम आज सुबह ही भूटान पहुंचे। पीएम मोदी के भूटान दौरे को लेकर भूटान के लोग बेहद खुश हैं। वजीर आजम मोदी के इस्तकबाल में बड़ी तादाद में बच्चे भी सड़क किनारे खड़े दिखाई दिए। बच्चों ने अपने हाथों में भारत और भूटान के झंडे पकड़े हुए थे। वजीर आजम मोदी ने भी बच्चों को निराश नहीं किया और उन लोगों से मिलते हुए बच्चों को उन्होंने दुलार किया। कई स्कूल के बच्चे भी पीएम मोदी के इस्तकबाल में अपने हाथों में तिरंगा झंडा पकड़े दिखाई दिए। एक स्कूली तलबा ने कहा कि भूटान खुशनसीब है कि हमें भारत जैसा दोस्त मिला। भूटान को जब भी मदद की जरूरत हुई है, भारत ने हमेशा साथ दिया है। पीएम मोदी का थिम्पू के पारो एयरपोर्ट पर जोरदार इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी के भूटान दौरे पर दोनों मुल्कों के ताल्लुकातों के बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। बीते कई दिनों से सुर्खियों में रहे इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। एसबीआई ने 21 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा पूरा डेटा इलेक्शन कमीशन को सौंपा, जिसे इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर अब आम कर दिया है। आपको बता दें कि इसमें बैंक ने बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर भी बताया, जिससे पता चला कि किस कंपनी ने किस सियासी दल को कितना इंतखाबी चंदा दिया है। नए डेटा से खुलासा हुआ है कि फ्यूचर गेमिंग, मेगा इंजीनियरिंग और क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड इलेक्टोरल बॉन्ड के टॉप 3 डोनर्स हैं। वहीं सियासी दलों की बात की जाए तो बीजेपी को इंतखाबी बॉन्ड का कुल 47% चंदा मिला, जो कि करीब 6000 करोड़ तक का है। चुनावी बॉन्ड इनकैश करने वाली पार्टियों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, AIADMK, BRS, शिवसेना, TDP, YSR कांग्रेस, DMK, JDS, NCP, JDU और राजद भी शामिल हैं। भारत के इलेक्शन कमीशन के जरिए पब्लिश किए गए अदादो शुमार की तफ्तीश से पता चलता है कि बीजेपी के कुल 487 अतिया करने वालों में से टॉप 10 ने 2119 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, जो कि पार्टी के जरिए अप्रैल 2019 के बाद से भुनाए गए 6060 करोड़ रुपए के इंतखाबी बॉन्ड का 35% है। यह अदादोशुमार सभी दलों में सबसे ज्यादा है। कोलकाता बेस्ड MKJ ग्रुप की 4 कंपनियों ने 617 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। कुल मिलाकर वे तीसरे सबसे बड़े डोनर हैं। बीजेपी को 372 करोड़ रुपए मिले, जो ग्रुप के जरिए खरीदे कुल इंतखाबी बॉन्ड के आधे से ज्यादा हैं, जिनमें मदन लाल लिमिटेड, केवेटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड
और सस्मल इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। कांग्रेस के पास 161 करोड़ रुपए और तृणमूल के पास 47 करोड़ रुपए हैं। आदित्य बिरला समूह की 8 कंपनियों ने 584 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, जिससे यह चौथा सबसे बड़ा डोनर बन गया। ग्रुप की 4 बड़ी अतिया करने वाली कंपनियां हल्दिया एनर्जी, धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लिक्स कार्बन और क्रिसेंट पावर ने कुल मिलाकर 561 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इनमें से तृणमूल को 419 करोड़ रुपए, बीजेपी को 126 करोड़ रुपए और कांग्रेस को 15 करोड़ रुपए मिले। आरपीएसजी ग्रुप 553 करोड़ रुपए के कुल बॉन्ड के साथ 5वां सबसे बड़ा डोनर है। ग्रुप की 3 सबसे बड़ी कंपनियां एसएल माइनिंग, उत्कल एल्युमिनियम इंटरनेशनल और बिरला कार्बन ने 475 करोड़ रुपए के बॉन्ड दिए। इसमें से 245 करोड़ रुपए बीजेडी को और 230 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले। लिस्ट में अगला स्थान रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मददगार कंपनी क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड का है, जिसने बॉन्ड पर 410 करोड़ रुपए खर्च किए। इनमें से बीजेपी को 375 करोड़ रुपए और शिवसेना को 25 करोड़ रुपए मिले। बॉन्ड के 7वें सबसे बड़े खरीदार वेदांता लिमिटेड ने 401 करोड़ रुपए खर्च किए, जिनमें से बीजेपी को 227 करोड़ रुपए, कांग्रेस और बीजेडी को क्रमशः 104 करोड़ रुपए और 40 करोड़ रुपए मिले। भारतीय ग्रुप की कंपनियों ने 247 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। टॉप डोनर भारतीय एयरटेल लिमिटेड के बॉन्ड पर 183 करोड़ रुपए खर्च किए। इनमें से बीजेपी को 197। कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात 2024 को लेकर उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 56 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश के साबिक सीएम नवाम तुकी को अरुणाचल वेस्ट से बीजेपी उम्मीदवार और मरकजी वजीर किरण रिजिजू के खिलाफ इंतखाबी मैदान में उतारा है। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक की सीटों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने कर्नाटक में लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने 17 उम्मीदवारों में से कई उजरा के बच्चे और सीनियर लीडरान के खानदान के लोगों को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद राधाकृष्ण डोडामणि गुलबर्गा से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस ने बंगाल की बहरामपुर सीट से कांग्रेस के रियासती सदर अधीर रंजन चौधरी को फिर से उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा पार्टी ने इस लिस्ट में बंगाल की 8 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।